इंटरनेट इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ, कैसे इंटरनेट दुनिया में तेज़ी से फैला है और कैसे आज इंटरनेट ने दैनिक जीवन की रूटीन में एक जगह बना ली है। इंटरनेट के बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज के इस समय में बिना इंटरनेट कोई भी काम पॉसिबल नहीं है और इंटरनेट के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इंटरनेट हमें खाने से लेकर पीने तक सब कुछ दे सकता है, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों आज जितना फास्ट इंटरनेट है, क्या शुरू में भी उतना ही फास्ट था। और आपने भी सुना होगा 5G जो कई देशों में आ चुका है और कई देशों में आना बाकी है। इसकी क्या खासियत है और कैसे ये काम करेगा और ये कितना फास्ट होगा, आज इस वीडियो में इन सवालों का जवाब आपको मैं दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपना द IQ क्रिएटर स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंटरनेट कैसे शुरू हुआ। इंटरनेट की कहानी बड़ी मज़ेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई है। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अजीब सिचुएशन हुई जिसने पूरी दुनिया को बदलने का रास्ता दिखा दिया। 4 अक्टूबर को सोवियत संघ, जिसे आज रूस के नाम से जाना जाता है, उसने दुनिया का पहला मैन मेड सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। ये खबर पूरी तेज़ी से दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि अमेरिका भी काफ़ी टाइम से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ, जिसे रूस कहा जाता है, उसने ये पहले कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई और इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति वाइट डी ईसनहावर थे। उन्होंने सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद 1958 में एक एजेंसी क्रिएट की जिसका नाम था ARPA यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीक ताकत में काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद अमेरिका ने अपनी इस एजेंसी के नाम में काफ़ी चेंज किए। 1972 में इसका नाम DARPA हो गया यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर वापस से ARPA रख दिया गया और फिर 1996 में इसका नाम बदलकर DARPA रखा गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी किसी चीज़ को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई। आपको बता दूं कि उस टाइम कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की ज़रूरत भी थी। मैं अगर आसान भाषा में बताऊं तो उस टाइम ये कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों ARPA तेज़ी से अपने विज्ञान को बढ़ा रहा था, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम न कर पाने की समस्या उनके काम में बाधा डाल रही थी। इसी वजह से ARPA ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। ARPA ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम BBN टेक्नोलॉजीज था। इन दोनों का एक मकसद था कि 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना था। इस नेटवर्क का नाम था ARPANET यानी कि APRANET। ARPANET दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। आपको बता दूं, यहाँ TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने IP एड्रेस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। ARPANET प्लस PRNet प्लस SATNET इक्वल टू इंटरनेट वर्किंग। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना ARPA की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना ARPANET को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो कम्युनिकेशन मोड है जिसका उपयोग डाटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है।
पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इसका इस्तेमाल दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज किया जाता है। इसकी वजह से दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती थी। ARPANET और PRNet को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चला और फिर इंजीनियर दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके 1 साल बाद इन दोनों नेटवर्क के SATNET यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इस तरह से उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया। इस वजह से इसका नाम इंटरनेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटरनेटवर्किंग को आज के ज़माने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहने लगे। इंटरनेट के शुरू होने के साथ साथ ही www की शुरुआत हुई। www की शुरुआत इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1979 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया, जिसके ज़रिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज़ की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का नाम दिया गया। WWW की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के ज़माने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फ़ोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा जैसी बहुत सारी चीज़ें भी इंटरनेट से जोड़ दी गई हैं। इसी तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ जाएगी और हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान बन जाएगी। तो ऐसे तो इंटरनेट और WWW की शुरुआत हुई। अब बताता हूँ कि ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G क्या होता है और G का क्या मतलब होता है। G का मतलब होता है जनरेशन, जिसे हिंदी में पीढ़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए 1G का मतलब फर्स्ट जनरेशन, वहीं 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन। हर एक जनरेशन में अलग अलग टेलीफोन के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन सिस्टम में हुए उसके बदलाव फीचर्स के बारे में बताता है। 1980 में लगभग हर एक दशक में एक ही नेटवर्क जनरेशन का विकास हुआ है, जो कुल 4 दशक 1G, 2G, 3G, 4G में आता है। और अब 5G नेटवर्क जल्द ही 2021 के लास्ट में या 2022 के शुरू में लॉन्च होने की उम्मीद है। 1980 में इस सफ़र की शुरुआत फर्स्ट G से हुई थी। वहीं समय के साथ साथ इसमें बहुत से बदलाव आए, जैसे 2G, 2.5G, 3G, 4G, लेकिन सभी में चेंजेस के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होता गया और अब 5G तक कंटिन्यू है। चलिए अब मैं आपको इन 4 जनरेशन्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे शुरू हुआ और शुरुआत में कैसे थे। सबसे पहले बात करते हैं 1G की, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, पर यह सबसे पुराना सेलुलर नेटवर्क सिस्टम है, जो पहली बार मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की शुरुआत फर्स्ट G से हुई थी। फर्स्ट जनरेशन को वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। 1980 में इसे लॉन्च किया गया था। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की फर्स्ट जनरेशन है। ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग सिग्नल पर काम करती थी। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क में बहुत सारी लिमिट्स थी, फिर भी इसकी शुरुआत हुई क्योंकि इसने पहली बार एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की दिशा को संभव बनाया था। इस मोबाइल नेटवर्क से सिर्फ कॉल कर सकते थे, बाकी कोई और दूसरे फीचर्स नहीं थे। इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक लिमिट दूरी तक ही कॉल कर सकते थे। इसकी इंटरनेट स्पीड 2.4 kbps थी। उस जनरेशन की एक नई टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उस समय सेलुलर फोन्स भी महंगे होते थे। अब बात करते हैं 2G की। 2G का फुल फॉर्म होता है सेकंड जनरेशन। 2G टेक्नोलॉजी सबसे पहला डिजिटल सेलुलर नेटवर्क है, जिसमें बेहतर क्वालिटी की आवाज़ के साथ साथ फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा सेफ भी था। 2G मोबाइल नेटवर्क की दूसरी जनरेशन है, जो पहली बार डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करती थी। यह फिनलैंड में 1991 में लॉन्च की गई, जिसमें GSM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। 2G नेटवर्क की ट्रांसफ़र डाटा स्पीड लगभग 64 kbps थी। सेकंड जनरेशन नेटवर्क टेलीफोन टेक्नोलॉजी से कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज जैसी इंटरनेट डेटा सेवाओं की शुरुआत हुई, लेकिन वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टेलीविज़न और मल्टीमीडिया सर्विस के मामले में अभी 2G सक्सेस नहीं था। 2G के बाद 2.5G
और 2.75G भी आया, जो इंटरनेट डेटा सेवाओं की स्पीड की गति में कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आया। 2.5G का इस्तेमाल वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस जैसी इंटरनेट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए किया जाने लगा। 2.5G, जिसे GPRS भी कहते हैं, के साथ डेटा ट्रांसफ़र की गति लगभग 48 kbps से 120 kbps थी। और 2.75G, जिसे एज यानी कि EDGE भी कहते हैं, GSM एनवायरनमेंट पर आधारित है। और 2.75G, जो एज भी कहते हैं, EDGE, ये एज पर आधारित था। इसके सिद्धांत के अनुसार डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 384 kbps तक थी। 2.75G या एज डेटा कनेक्टिविटी GPRS की तुलना में इंटरनेट की स्पीड फास्ट है, लेकिन आमतौर पर 3G नेटवर्क की तुलना में धीमा है। इसके बाद लॉन्च की गई थर्ड जनरेशन यानी कि 3G। यह 2001 में विकसित किया गया। 3G टेक्नोलॉजी विशेषकर मल्टीमीडिया सेलफोन के लिए बनाया गया, जिन्हें आमतौर पर हिंदी में स्मार्टफोन कहते हैं। 3G नेटवर्क में हाई स्पीड बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड पिछले 2G जनरेशन से ज़्यादा 144 kbps से बढ़ाकर 2.05 Mbps तक हुई, जिससे एक साथ टेलीफोन कॉल, इंटरनेट चलाने, ईमेल का आदान प्रदान करने और आसानी से मैसेज भेजने में मदद मिली। थर्ड जनरेशन में ऑडियो और वीडियो के कोडेट्स में नए फीचर आए, जिससे बेहतर वॉइस कॉलिंग क्वालिटी दी गई। थर्ड जनरेशन में वीडियो कॉल, टीवी स्ट्रीमिंग, 3D गेम्स, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यूट्यूब, हाई डाटा स्पीड में और बहुत सारे फीचर्स लॉन्च किए गए। 3G के आने के बाद ही कंपनियों ने नए नए डाटा प्लान्स भी शुरू किए। ये बात ध्यान रहे कि कैमरा वाले मोबाइल फ़ोन में जिससे हम सेल्फी लेते हैं वो 3G की ही देन है। 3G नेटवर्क को IMT 2000 के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात करते हैं 4G नेटवर्क की, यानी कि जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। यह 2011 में शुरू हुई थी। 4G नेटवर्क डाटा की स्पीड 3G से कई गुना ज़्यादा है। इसके नेटवर्क की अधिकतम स्पीड ट्रांसफरेबल कम्युनिकेशन में 100 Mbps प्रति सेकंड है और स्थिर जगहों पर, यानी कि हम जहाँ पर बैठे हैं या कुछ बैठे बैठे काम कर रहे हैं, वहाँ पर इसकी स्पीड 1 Gbps पर सेकंड तक है। 4th जनरेशन के कई सारे फीचर्स 3G जनरेशन के समान है, क्योंकि यह आपको इंटरनेट ब्राउज करने, ऑनलाइन गेम खेलने, डाउनलोड करने और वीडियो स्ट्रीम करने के लिए हाई डेटा स्पीड उपयोग करने की अनुमति देता है। परंतु यह सब 3G नेटवर्क से बहुत फास्ट चलता है। 3G नेटवर्क की तुलना में 4G बैंडविड्थ की स्पीड 200 Mbps से ज़्यादा है, जो एक हाई क्वालिटी मूवी डाउनलोड करने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट से कम समय लेता है। शुरुआत के दौर में 4G इंटरनेट डाटा प्लान ज़्यादा महंगे थे, लेकिन जियो आने के बाद 4G नेटवर्क का इस्तेमाल लोग बड़ी तेज़ी से उपयोग करने लगे हैं। 4G टेक्नोलॉजी दो तरह से इस्तेमाल में होती है, एक LTE और दूसरा है VoLTE। LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE मोबाइल फ़ोन और डाटा सेवा के लिए हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड है। LTE में डाउनलोड क्षमता लगभग 100 Mbps प्रति सेकंड है और अपलोड 50 Mbps प्रति सेकंड है। VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यह फ़ोन में वॉइस क्वालिटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हैं आज तक के इंटरनेट की 4 जनरेशन्स का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इंटरनेट की आने वाली जनरेशन यानी कि 5G की, कैसे वो काम करेगी और वो कितनी फास्ट होगी। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क की आने वाली 5G जनरेशन है, जो प्रेजेंट में चल रही 4G LTE स्टैंडर्ड से ज़्यादा फास्ट चलने वाली है। इसकी कनेक्टिविटी स्पीड, वॉइस कॉलिंग क्वालिटी, सिक्योरिटी और अन्य फीचर्स पिछले सभी जनरेशन से बेस्ट होंगे। 5G नेटवर्क बिना किसी लिमिटेशन की एक पूरी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यह WWW को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। 2020 की शुरुआत के बाद से ही 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी भी 4G वायरलेस नेटवर्क सिस्टम में बहुत सारे ऐसे एरिया भी हैं जिनसे अभी भी 4G नेटवर्क सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अब आने वाले समय में 5G नेटवर्क हर इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाला है, जिससे सेफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिजिटलाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और बहुत से ऐसे एरिया हैं जिनमें ये सक्सेस होगा। 5G का विकास 4G के रास्ते के माध्यम से होगा। अधिकतर टेलीकॉम कंपनियां 4G सिस्टम के साथ 5G पर सीधे नहीं आएंगी,
बल्कि 4G से 4.5G से होकर 4.5G प्रो और फिर एंड में 5G पर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5G कैसे काम करेगा और ऐसा क्या होगा कि ये आज तक की सभी जनरेशन से ज़्यादा फास्ट होगा। ये किस बेस पर काम करेगा? 5G एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो 5 बेस पर काम करेगा। मिलीमीटर वेव, स्पीड सेल्स, मैक्सिमम MIMO, बीम फार्मिंग, फुल डुप्लेक्स, इन 5 बेसिस पर 5G टेक्नोलॉजी काम करेगी। चलिए इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी सब 6 बैंड पर काम करने में सक्षम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। अधिकतर डिवाइस जैसे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, जिसकी रीच काफ़ी अधिक होती है। हालांकि इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण अब रिसर्चर 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर प्रयोग करने की सोच रहे हैं। वे 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर काम करने की तैयारी में है, जिसे हाई बैंड माना जाता है। एक्सपर्ट इसे मिलीमीटर वेव भी कहते हैं। मिलीमीटर वेव 5G बहुत सारा डेटा एक्वायर करता है, जो 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र को पॉसिबल बनाता है। ऐसी तकनीक फिलहाल अमेरिका में वेरिजोन और AT&T जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद है स्पीड सेल्स। 5G टेक्नोलॉजी का दूसरा बेस है स्पीड सेल्स। मिलीमीटर वेव में रेंज के साथ दिक्कत है, जिसकी भरपाई स्पीड सेल्स करता है। चूँकि मिलीमीटर वेव रुकावटों में काम नहीं कर सकता, इसलिए मेन सेल टावर से सिग्नल रिले करने के लिए पूरे एरिया में बड़ी संख्या में मिली सेल टावर्स लगाए जाते हैं। इन छोटे सेल को जो अभी के टावर हैं उनकी तुलना में कम दूरी पर रखा जाता है, जो ताकि यूजर्स को बिना किसी रुकावट के 5G सिग्नल मिल सके। अगला बेस है मैक्सिमम MIMO। 5G टेक्नोलॉजी का अगला बेस है मैक्सिमम MIMO, यानी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बड़े सेल टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक रेगुलर सेल टावर जिसमें 4G नेटवर्क मिलता है वो 12 एंटीना के साथ आता है और उस क्षेत्र में सेलुलर ट्रैफिक को हैंडल करता है। MIMO 100 एंटीना को एक साथ सपोर्ट कर सकता है, जो अधिक ट्रैफिक रहने पर टावर की लिमिट को बढ़ाता है। इस तकनीक के सहारे आसानी से 5G सिग्नल पहुंचाने में मदद मिलती है। बीम फार्मिंग। बीम फार्मिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगातार फ्रीक्वेंसी कई सारे सोर्सेज को मॉनिटर कर सकती है और एक सिग्नल के ब्लॉक रहने पर दूसरे मजबूत और अधिक स्पीड वाले टावर पर स्विच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि खास डेटा सिर्फ एक खास दिशा में ही जाए। अब हमारा लास्ट बेस है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक समान फ्रीक्वेंसी बैंड में एक साथ डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में हेल्प करता है। लैंडलाइन टेलीफोन और शॉर्ट वेव रेडियो में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह 2 वे स्ट्रीट की तरह है जो दोनों तरफ से समान ट्रैफिक भेजता है। ये 5 फैक्टर है जिस पर यह टेक्नोलॉजी काम करेगी। अब ये फैक्टर्स काम कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। 5G नेटवर्क का भी दूसरे सेलुलर नेटवर्क की तरह ही सेल साइट होती है। सेल साइट जहां पर 5G उपकरण जैसे एंटीना, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। यहां से डाटा को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाता है और एनकोडेड डाटा को रेडियो तरंगों द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है और सभी सेल साइट्स एक बैकबोन वायर या वायरलेस के द्वारा जुड़ी होती हैं। 5G नेटवर्क एक प्रकार की कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसे OFDM कहा जाता है, जो कि 4G LTE में भी यूज होती है, लेकिन 5G का लचीलापन लेटेंसी इसे अलग बनाती है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, जिसे EHF यानी कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके द्वारा 30 से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है, लेकिन मिलीमीटर वेव्स पर ट्रांसमिशन करने से नेटवर्क की रेंज काफ़ी कम हो जाती है और ख़राब मौसम या सामने पड़ने वाली इमारत से सिग्नल टूटने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में हर छोटी जगह से और कम दूरी पर स्टेशंस बनाए जाएंगे जिससे सिग्नल टूटे ना और कनेक्टिविटी बनी रहे। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी के प्रोज यानी कि हम प्रॉफिट देखते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। 5G नेटवर्क से डाउनलोड और अपलोड की स्पीड 4G से बहुत ज़्यादा अधिक होगी। 5G नेटवर्क की अल्ट्रा लो लेटेंसी रिएक्शन सबसे कम है जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्क से उसी टाइम कनेक्शन स्थापित करती है, इसलिए 5G नेटवर्क बेस स्टेशनों पर ट्रैफिक लोड कम करता है।
कंप्यूटर को मोबाइल हैंडसेट द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी प्रोग्राम सभी को हाई क्वालिटी में देख सकते हैं। अब मैं 5G के कुछ कौन से यानी कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स, इसकी कुछ कमियां। 5G टेक्नोलॉजी दूसरे मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी तुलना में बहुत अधिक महंगा होगा। 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। 5G जनरेशन के सेलुलर नेटवर्क पुराने डिवाइस फोन्स पर काम नहीं करेंगे। यह टेक्नोलॉजी जिस हाई डाटा स्पीड का दावा कर रही है उसे प्राप्त करना मुश्किल है। 5G नेटवर्क में सेफ्टी प्रॉब्लम का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। अब थोड़ा इस टेक्नोलॉजी के रूमर्स पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन लाइफ खतरे में है, क्योंकि इसके टावर रहने वाले जगहों या फिर ऑफिसों के आसपास लगेंगे, जैसा कि अभी भी होता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड से काम करने वाले नेटवर्क की रेडिएशन पास रहने वाले लोगों समेत इन्वायरमेंट पर सीरियस खतरा ला सकती है। कई लोग डरे हुए हैं कि इससे इंसानों के डीएनए पर असर होगा और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। माइंड से जुड़ी सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से बॉडी और माइंड का टेम्परेचर बढ़ सकता है। 5G तकनीक के खतरों पर साल 2017 में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि इससे टिश्यू हीटिंग को गर्म होने का खतरा हो सकता है। हेल्थ वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक टिश्यू तब गर्म होते हैं जब हमारी स्किन किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को सोख लेती है। इससे शरीर और यहाँ तक कि माइंड का भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने भी टिश्यू हीटिंग जैसी बात से इनकार नहीं किया है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा इतनी कम है कि ये स्किन को भेद नहीं सकते। ऐसे में समस्या की बात नहीं है। इसके अलावा 5G के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इससे इन्वायरमेंट समेत एनिमल्स को भी खतरा है। कई तरह की स्टडी में निकल कर आया है कि इसकी वेव से चूहों और मेंढकों के नर्वस सिस्टम पर असर होता है, लेकिन ये भी स्टडी काफ़ी छोटे पैमाने पर हुई है और अब नई सिरे से देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इन पर क्या असर होता है, और अभी इन पर रिसर्च चल रही है। जैसे ही कोई रिसर्च निकल कर आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, ये है इंटरनेट और 5G टेक्नोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।